दोस्तों, जहां भाग कर शादी करने का चलन इस समय बढ़ गया है, लोग लव मैरिज करना ही ज्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार से इसके संबंधित केस भी कोर्ट में बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है भाग कर शादी करने के चक्कर में या अफेयर के चक्कर में। 376 जैसे गंभीर मामलों में वो एक्यूज्ड बनाए जा रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और इसमें होता क्या है? इसमें कुछ प्रशासन की गलती, कुछ उनकी स्वयं की गलती, ये सब सारी गलतियां मिक्स होती हैं और उनकी जिंदगी स्पॉयल हो जाती है। कैसे होता है? और खासकर इसमें जो विवेचक हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, उनकी घोर लापरवाही होती है। वे करते क्या है, उनको पूरी चीजें तो क्लियर समझ में आती नहीं है। बस उनको ये लगता है कि लड़की भाग कर गई है, लड़के के साथ रही है, दोनों लोग साथ में रहे हैं, रिलेशनशिप दोनों लोगों के बीच में रहा है और सेक्सुअल रिलेशनशिप रही है, तो इसमें तो बलात्कार बन रहा है। दरोगा भी लगा दे रहा है बलात्कार। या जिस लड़की को भगा कर लेकर जाते हैं लोग, उसके परिवार वाले जो हैं, वह किसी भी तरह से कोई भी चोचला रच के लड़के को फंसाना चाहते हैं। क्योंकि इज्जत का भी मामला होता है सामाजिक स्तर पर। अगर देखा जाए तो शहरों में अगर हो सकता है कम हो, लेकिन जो रूरल एरियाज है वहां पर किसी की लड़की भग जाए, कहीं शादी कर ले, उसके मान सम्मान की भी बात होती है। लोग ये कर देते हैं कि अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगा देंगे, लेकिन लड़के को सबक सिखा के ही रहेंगे। और इस चक्कर में झूठे केस रजिस्टर किए जाते हैं जिसमें लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर भागकर शादी करने वाले लोगों में से आप भी हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर भागकर शादी करने वाले हैं तब भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही हमारे जो नए अधिवक्ता साथी हैं उनके सामने ऐसे केसेस बहुत सारे आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आएंगे भी। आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये शुरू हुआ है खेल। ये खेल बंद होने वाला नहीं है। जो लव मैरिज वाला सिलसिला है, ये लगातार धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। और ऐसे केसेस कोर्ट में आएंगे भी, उन्हें आपको हैंडल भी करना पड़ेगा। केस को कैसे हैंडल करना है, कैसे रिस्क लेनी है, कैसे सारी प्रक्रियाएं करनी है। मान लिया आप अधिवक्ता ही हैं और आपके पास ऐसे केस आ जाते हैं कि भाग कर लोग शादी किए हैं और लड़का पक्षी आ जाता है, तो आप उसको कैसे बचाएंगे, कैसे केस के प्रोसेस में जाएंगे, ये हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। और ये बताने का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में एक केस में मैंने कुछ रिस्क लिया और उसका फायदा भी मिला, तो वो अनुभव भी आप तक पहुंचाया जाए, कुछ केस स्टडी के माध्यम से अगर आपको बताया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि केस को कैसे हैंडल किया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, आप भी बता रहा हूं कि यूट्यूब पर जो मैं देने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूं या जो डिलीवर कर रहा हूं आप लोगों तक, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ व्यूज और पॉपुलरिटी पर नहीं है। हमारे जो नए अधिवक्ता साथी हैं उनको एक्सपर्ट बनाना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वह संघर्ष से जूझ रहे हैं, नॉलेज उन्हें नहीं मिल रही है, तो अगर मेरे जरिए उन तक नॉलेज पहुंच जाए तो इससे बेहतर कुछ और होता नहीं है। तो अब दूसरे पार्ट में हम एक ये भी शुरू करेंगे कि आपको मैं केसेस कैसे करता हूं, कैसे लोगों को रिलीफ दिलाता हूं, कुछ अपने केस स्टडी 2-4 केसों 10 केसों की आपको देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप सीख पाएंगे। अब पहले एक केस है उसके बारे में समझते हैं, फिर वो मुझे केस कब मिला, कैसे मैंने क्या करवाया, वो बाद में बताऊंगा। पहले केस आपको समझाता हूँ। हुआ क्या कि 25/9/2023 को एक व्यक्ति कंप्लेन लेकर एक थाने पर पहुंचा। उसके आरोप ये थे कि मेरी लड़की को महिला के सहयोग से एक व्यक्ति भगा कर लेकर गया है और मेरी लड़की 20,000 रुपया भी लेकर चली गई है। ये उसका आरोप था। एफआईआर पंजीकृत हुई, जैसे आप ये देख सकते हैं, एफआईआर पंजीकृत हुई। अब एफआईआर पंजीकृत होने के बाद क्या हुआ, ढूंढा जाने लगा, लड़कों को पुलिस ढूंढने लगी, लड़की को या लड़के को, कि भैया कहाँ लेकर गए हैं, कहाँ भाग कर गए हैं इन लोगों को। तो हुआ ये कि जो लड़का और लड़की कुछ दिन बाद वो स्वयं थाने पर आए और उन्होंने बताया कि हमने शादी कर ली है और हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं।
पुलिस वालों ने लड़के लड़की को भी बिठाया और उनके परिजन को भी बुलाया। इसके बाद केस की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। केस की प्रक्रिया शुरू करने में क्या हुआ, जब लड़की उनको मिल गई तो पहले 161 सीआरपीसी का उन्हें बयान लेना होता है पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने 161 का बयान लिया, जिसमें पीड़िता ने कहा, मैं पढ़कर आपको बताता हूं। पीड़िता ने क्या कहा, अवलोकन बयान पीड़िता, धारा 161 सीआरपीसी, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या सो एंड सो, और सेक्शन उस समय 363-66 में एफआईआर लिखी गई थी, वही थी। पीड़िता पूछने पर बता रही है कि मेरा नाम सो एंड सो है, मेरे पिता का नाम सो एंड सो है, मैं सो एंड सो की निवासिनी हूँ, मेरी उम्र 18 वर्ष है। यहाँ आप गौर करिएगा ध्यान से, कक्षा 9 तक मैं सो एंड सो स्कूल में पढ़ी हूँ, ठीक है। मैं एक्यूज्ड जो था उससे 2 साल से फोन पर बात करती थी। दिनांक सो एंड सो को सुबह 10 बजे अपने घर वालों से मार्केट जाने की बात बताकर घर से निकली और एक स्थान है वहां से ऑटो लिया, फिर वहां से फैजाबाद गई, फैजाबाद से लखनऊ गई, लखनऊ से आनंद विहार गई, आनंद विहार पहुंचकर मैंने बस पकड़ी, बस पकड़कर मैं उत्तम नगर गई और उत्तम नगर पहुंचकर सबसे पहले मंदिर जाकर हम दोनों लोगों ने शादी की। उत्तम नगर में शादी करके मैं साथ किराए का रूम लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं आज सुबह थाना अपने पति के साथ आई हूँ। प्रश्न फिर पुलिस वालों ने किया, तुम एक्यूज्ड को कैसे जानती हो? तो उसने बताया कि उसकी बहन का घर मेरे घर के बगल है, अपनी बहन के घर आते जाते थे तो मेरी जान पहचान हुई, हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे। घर से दिल्ली जाने में क्या किसी ने तुम्हारी मदद की? उत्तर नहीं, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, अपने पति से बात करते हुए मैं दिल्ली पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या तुम इस बात करने की बात घर पर बताई थी, एक्यूज्ड से बात करने की बात? उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ, बात करने की बात मैंने बताई थी, शादी इच्छा अपने घर सबको बताई थी, शादी की भी इच्छा अपने घर पर सबको उसने बताया था। ये कह दिया लड़की ने। अब यहाँ आप विचार करिए कि लड़की कह रही है कि मैं स्वयं गई और मैंने वहां दोनों लोगों ने शादी की और शादी के बाद हम दोनों लोग पति पत्नी की तरह रह रहे थे। जब मुझे पता चला कि एफआईआर हुई है इनके अगेंस्ट, तब मैं वहां से वापस आई और थाने पर ये आपके सामने ये बयान दे रही हूँ। फिर इसके बाद में 164 का स्टेटमेंट हुआ, इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले सो एंड सो थोड़ा साशपथ बयान किया, यह कि मेरी आयु 18 वर्ष है, मेरी आयु 18 वर्ष, जन्म तिथि सो एंड सो है, कक्षा 6 तक पढ़ी हूँ, एक्यूज्ड मेरे पति हैं और जो एक को एक्यूज्ड थी उसकी, जो एक्यूज्ड की परिवार वाले थे उनको बताया कि वो उनकी बहन है। शादी की, मेरी शादी एक्यूज्ड के साथ सो एंड सो गाजियाबाद कोर्ट में हुई थी। मैं लगभग 1 वर्ष पूर्व से एक्यूज्ड को जानती हूँ। मेरे घर के बगल में जो को एक्यूज्ड है उनका घर है, जहां पर ये जो मेन एक्यूज्ड है उसका पति है वो आता जाता रहता था, तभी मेरा परिचय हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। डेट को घर वालों को बिना बताए मैं घर से बाहर गई तथा बस पकड़कर अकेले गाजियाबाद गई। मुझे स्टेशन पर एक्यूज्ड को मैंने बुलाया, जहां से हम दोनों गाजियाबाद कोर्ट गए, एक दूसरे के साथ शादी किए। उसके बाद हम दोनों गाजियाबाद में किराए का कमरा लेकर 1 सप्ताह बतौर पति पत्नी रहे। एसपी साहब जो स्वयं सो हैं के बुलाने पर हम दोनों वापस अपनी मर्जी से आए हैं, मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती, यहां से देखिए आप, मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, ना ही बलात्कार किया है। मैं अपनी मर्जी के साथ बतौर पत्नी रही हूँ, मुझे बहला फुसलाकर कहीं नहीं ले गया है, बल्कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ अकेले बस पकड़कर गाजियाबाद गई और एक्यूज्ड भी मुझे बहला फुसलाकर कहीं नहीं ले गई। मैं एक्यूज्ड से प्रेम करती हूँ तथा एक्यूज्ड के साथ रहना चाहती हूँ। उपरोक्त लेख पर पीड़िता को सुनकर समझाया गया। लड़की ने 164 सीआरपीसी में भी कह दिया कि कोई रोल नहीं है मेरा और हम स्वयं गए थे, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। अब यहाँ आपको ये लगेगा कि भाई एकदम ठीक है, केस तो एकदम बढ़िया है। इसके बाद में इसकी एज को लेकर मेडिकल भी हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी एज को लेकर मेडिकल हुआ, जिसमें ये हो गया 18 से 19 साल इस लड़की की एज आई।
अब आपके मन में विचार ये आया होगा कि यहाँ केस कैसे बना भाई। लड़की कह रही है कि मैं स्वयं अपने साथ गई और वहां शादी करी, उनके साथ पति पत्नी रही, उन्होंने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, उन्होंने मेरे साथ बलात्कार नहीं किया, तो इसमें कोई केस बन रहा है? आपको ये लगेगा नहीं बन रहा है, लेकिन पुलिस बनाती है केस। पुलिस कैसे बनाती है? मैंने जो बताया, कंप्लेनेंट का दबाव। अब पुलिस के केस बनाने का तरीका देखिए आप, केस कैसे बनाती है। मेडिकल में एज आ गई 18 से 19 साल। अब पुलिस का ये खेल हुआ कि अब ये तो लड़की पूरी तरह से हॉस्टाइल हो गई है, कह 164 में भी कह रही है मैंने स्वयं सब कुछ किया है, 161 में भी कह रही है मैंने स्वयं किया है, इसमें तो फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, लड़के लड़की को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पुलिस का अपना खेल और आईओ का अपना खेल। क्या किया आईओ ने, मैं दिखाता हूँ। उसने एक टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, कहीं किसी स्कूल का उसने दाखिल किया और इसमें बताया कि लड़की जो है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2007 की है, ठीक है। इसमें बताया कि लड़की जो है वो नाबालिग है और इसी टीसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, पॉक्सो लगा दिया। अब पॉक्सो में कंसेंट नल एंड वाइड होता है, कोई मतलब नहीं है। पॉक्सो बनाया जब इस केस में, तब उन्होंने क्या किया कि चार्जशीट अभियुक्त के विरुद्ध, सेक्शन में आपको पढ़ के बताता हूं, 363, 66, 376 टू ढा आईपीसी तथा 5 ठा आबलिक 6 पॉक्सो एक्ट विधिवत आयत हो रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आरएफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होना पर जरिए पूरक पर्चा श्रीमान जी को प्रेषित होगी। अभियुक्त के विरुद्ध सेक्शन 100 पॉक्सो एक्ट का आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि न्याय करने की कृपा करें। क्या किया पुलिस ने, पूरा खेल बदल दिया। कहा कि नहीं, ये जो चौथी पांचवी में पढ़ी थी, छठवीं में, वहां की टीसी मिल गई है हमें, और इस टीसी में भाई तो इसकी उम्र आ रही है 18 से कुछ कम लग रही है, तो अब इसमें पॉक्सो लगाते हैं। अब लड़का जो शादी करके आया है, उसको बिल्कुल कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, लड़की भी उसके पक्ष में ही है कि ना 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 भैया कुछ नहीं हुआ है। पुलिस कह रही है कि नहीं पॉक्सो हुआ, पकड़ के लड़के को जेल में भेज दिया। इतनी कहानी। लड़के की 2 महीने बाद जमानत हुई। चार्जशीट जो आई थी उसमें परसंज्ञान भी हो गया। ये अभियुक्त जरिए हिरासत हाजिर आया। अभियुक्त का धारा 167 का वारंट निरस्त कर 309 दंड प्रक्रिया संहिता का वारंट बनाया जाए। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो, पत्रावली दिनांक 100 को वास्ते नकल आरोप पेश हो। परसंज्ञान हो गया। चार्ज लड़के का फ्रेम हो गया। ये हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया लड़के का। ये देखो सारे सेक्शंस में चार्ज बन गई। इसके बाद में यहां तक मामला नहीं रुका, लड़के की 2-2.5 महीने में बेल हो गई। 2-2.5 महीने में बेल से बाहर आने के बाद लड़के का एक ये चीफ भी हो गया, उसमें एविडेंस भी हो गया। एक जो कंप्लेनेंट था उसका एविडेंस हो गया, रिकॉर्ड हो गया, उसकी क्रॉस एग्जामिन भी हो गई, जिरह भी हो गई, और जो विक्टिम है उसकी भी चीफ हो गई। अब उसकी जिरह होनी थी। अब यहाँ इस स्टेज पर क्लाइंट मेरे पास आया। अगर आप अधिवक्ता साथी हैं तो आपको लीक से हटकर थोड़ा सा काम करना होता है। अगर लीक से हटकर कोई भी काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो मामला आपके फेवर में भी आ सकता है। ये केस इस स्टेज पर जब मैं बता रहा हूं कि लड़की का क्रॉस एग्जामिन होना है, तब मेरे पास केस आया। उन्होंने कहा कि केस आपको करवाना है, आपसे करवाना है, ट्रायल आप लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है लड़ लेंगे। मैंने सारे केस को देखा, स्टडी किया। हमने कहा यार इसमें केस बना कैसे कैसे बनवा रहे हैं, एक ये मार्कशीट लगाकर केस बना दे रहे हैं, बताओ लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दे। अब ट्रायल में कुछ नहीं तो 2-4 साल लड़का लड़ेगा, परेशान होगा। 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से चल के आकर ट्रायल लड़ेगा तो परेशान नहीं होगा। ट्रायल में मान लिया उसे बरी कर दिया जाए, लेकिन तो ट्रायल में बरी होने से पहले उसकी जो समस्या है उसको कौन झेलेगा। भारतीय कोर्ट में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप निर्दोष हैं, हाँ ठीक है, लेकिन अपनी आप निर्दोष हैं इसे साबित करने के लिए जो आप परेशानियां झेलते हैं, वो परेशानियां उस सजा से भी कहीं ज्यादा आगे निकल जाती है।
2 साल जिस केस में 1 साल सजा है, उसमें 10-10 साल मुकदमा आप लोग लड़ते हैं। और 10 साल जब मुकदमा चला तो उसमें क्या होता है भाई, उसको ये तो लगता है कि अगर उसे न्याय मिल भी गया तो वो न्याय बेकार है। इसी तरह से अगर लड़का परेशान होता, ट्रायल में जाता, तो वो हो जाता। मुझे भी ये लगा, मुझे ट्रायल के लिए केस मिला कि हाँ ट्रायल करते हैं, और मैं ट्रायल कर भी सकता था, ट्रायल करता इस चीजों को। और केस में कुछ था नहीं। वैसे जो विक्टिम थी वो अब बदल चुकी थी। जब उसने अपना एग्जामिनेशन इन चीफ दिया तो वो बदल चुकी थी कि नहीं, सब मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि परिवार वालों को कहने पा गई, परिवार वालों के साथ रह रही थी। फिर भी उससे सच्चाई निकलवाई जा सकती थी और केस को छुड़ाया जा सकता था, लेकिन इसमें समय लगता। अगर आप भी अधिवक्ता हैं तो लीक से हटकर कुछ आपको सोचना होता है। लीक से हटकर मैंने ये सोचा कि अगर इस केस में दम नहीं है तो एक बार इंटायर प्रोसीडिंग क्वेश करने का भी प्रयास कर लिया जाए। अगर क्वेश हो गई तो यहीं से व्यक्ति बरी हो जाएगा, और अगर क्वेश नहीं हुई तो ट्रायल तो है ही है, आप में ट्रायल करके उस व्यक्ति को बरी करवा देंगे या ट्रायल लड़ देंगे। सिर्फ ट्रायल पर ध्यान ना दें। और इसका रिजल्ट क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, जो लीक से हटने वाली बात होती है। जब ये मामला चार्जशीट क्वेश्चनिंग में ऑनरेबल हाई कोर्ट गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने घोर आपत्ति जताई और कहा कि ये कानून का दुरुपयोग है। इस व्यक्ति पर कोई केस नहीं बन रहा था, फिर भी विवेचक द्वारा गलत तरीके से चार्जशीट प्रस्तुत की गई और इस व्यक्ति को यहां तक आकर इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ी। कोई केस नहीं बन रहा था। अगर विवेचक चाहता, विवेचक सही विवेचना किया होता तो वही ये केस खत्म हो जाता। ये देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अफोर्सेड फैक्ट मच एम्फसाइज हैज बीन गिवन बाय कंटेंटिंग दैट इट इज नॉट अ केस ऑफ रेप बट अ केस ऑफ कंसेंसुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। Therefore, under the fact of the case, criminal proceeding against the applicant is nothing but an abuse of process of the court. ये कानून के दुरुपयोग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके खिलाफ ट्रायल चलाना, इसके खिलाफ मुकदमा चलाना, ये कानून का दुरुपयोग है। ये पहले ही समझ लेना चाहिए था आईओ को कि इसके खिलाफ केस नहीं बन रहा है। लेकिन आईओ क्या है, लोग कहते हैं कि दरोगा जो है मुकदमे की प्राण होता है, और मुकदमे में प्राण दरोगा डालता भी है और प्राण निकालता भी है। दोनों काम दरोगा का होता है। दरोगा की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति विवेचक की आकांक्षाओं का पूरा जो कर ले जाता है, उसके हिसाब से चार्जशीट प्लान कर दी जाती है, और उसी में लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिर आगे क्या कहा, abuse of process of court, and in order to secure the end of justice the said criminal proceeding is liable to be quashed. The investigating officer has submitted the charge sheet ignoring the statement under section 164 CRPC of the victim. पीड़िता के 164 के बयान को इग्नोर करते हुए आईओ ने चार्जशीट लगाई है, और ये जो पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इस अक्यूज्ड के अगेंस्ट इनिशिएट की गई है, ये कानून के दुरुपयोग से ज्यादा कुछ नहीं है। आने वाले समय में ये इंटायर प्रोसीडिंग क्वेश भी हो सकती है। वैसे तत्काल प्रभाव से हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है और काउंटर के लिए भेजा है कि आप वो जो पीड़ित पक्ष है वो भी अपना वो लगाए। ये कर दिया, until further order of the court further proceeding of the aforesaid case against the applicant shall remain stayed. अभी स्टे प्राप्त हुआ है, भविष्य में ये भी हो सकता है कि ये इंटायर प्रोसीडिंग क्वेश हो जाए। तो इस पूरे केस स्टडी से दो चीजें क्लियर है। पहली चीज ये है कि अगर आप मतलब कंज्यूमर हैं, आप भागकर शादी करना चाहते हैं या भागकर शादी कर चुके हैं और ऐसे कुछ केसों में आप फंसे हुए हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस जो है वो कई बार साक्ष्यों को भी नजरअंदाज करते हुए वो आपको खिलाफ चार्जशीट लगा देती है, और जिससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप भी इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम हायर कोर्ट का रुख एक बार जरूर करें आप लोग। और अगर आप अधिवक्ता साथी हैं तो यहाँ से सीख ये है कि सीधा सीधा मामला कभी भी केस एकदम जो लीक पर चलकर लड़ना है उस तरह से चलकर लड़ना नहीं होता है। कई बार आपके पास ऑप्शन होंगे कि हाँ यार ये ठीक है, यहीं से निपट जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन अगर आप नए अधिवक्ता साथी हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए कि लाओ ये नहीं तो ये ट्राई करते हैं, ये नहीं तो ये ट्राई करते हैं, कुछ तो लगेगा। तो अगर आप कई बार ट्राई करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। कभी भी एक ही स्टेप पर, जो बना बनाया कचहरी का स्टेप है, अगर आप नए अधिवक्ता साथी हैं तो उस पर आपको केस नहीं करना है।
बने बनाए स्टेप पर केस करेंगे तो उसी बने बनाए वकीलों की तरह आप भी जाएंगे। अगर आप कुछ ट्राई करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे केसों के साथ, तो आपको सीखने को भी ज्यादा मिलेगा और आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा, और जब आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा तो आपकी सफलता भी बेहतर होगी। शायद यही कारण है कि केस में इन्वॉल्व होने की वजह से ही लोग मेरे कामों को पसंद भी करते हैं। केस में इन्वॉल्व हो जाओ, केस में किसी भी तरह से कहां से रिलीफ मिल सकता है, इस तरह से अगर आप माइंडसेट अपना रखेंगे तो 100% केस आपके होते रहेंगे। इस केस स्टडी के माध्यम से आप लोगों को बताने का उद्देश्य ये था कि आप लोग भी केस को बिल्कुल लीक की तरह लेकर ना चलें। साथ ही जो हमारे साथी हैं भागकर शादी करने वाले, भाई साहब सतर्क रहो। इतने एविडेंस मैंने आपको बताए, और केस में एविडेंस क्या चाहिए? उस व्यक्ति के खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं था, एविडेंस क्रिएट करके उस व्यक्ति को फंसाया गया है। तो इस तरह से चल रहा है मामला, एविडेंस क्रिएट कर कर भी आपको फंसाया जा सकता है, लेकिन हायर कोर्ट अभी इसीलिए है भारत में, उसका प्रयोग करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस स्टडी भी आपको पसंद आ रही होगी कि कैसे केस है, क्या केस है, कैसे उसमें रिलीफ दिलाना है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसे कंटिन्यू जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।